हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है चाइल्डहुड और ये क्लास 11th का चैप्टर है। एक्चुअली एक पोम है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट चाइल्डहुड एंड इट इज़ रिटन बाय मार्कस नेटन। इस पोम को मार्कस नेटन ने लिखा है। सो लेट्स गेट टू नो अबाउट मार्कस नेटन। थोड़ा सा मार्कस नेटन के बारे में जानते हैं कि इन्होंने इनका लाइफ और वर्क्स क्या क्या था। तो मार्कस नेटन एक ऐसे पोएट थे जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ये कोई अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन पोएट नहीं है, ये नॉर्वे के पोएट है और इनका राइटिंग स्टाइल भी नॉर्वेजियन था। ठीक है, ये जिस लैंग्वेज में पोएट्री लिखते थे उसको बोलते थे नॉर्वेजियन। क्योंकि ये नॉर्वे में रहने वाले थे इसीलिए इनको नॉर्वेजियन पोएट भी बोला जाता है। और ये जो पोएट थे इन्होंने 12 साल की उम्र में ये पोएट्री लिखी थी चाइल्डहुड, जिसको इन्होंने इस लैंग्वेज में लिखा था। फिर बाद में इस पोएम को ट्रांसलेट किया गया और ये हमारे इंग्लिश बुक का एक पोम बन गया, जो कि एक बहुत फेमस पोम है चाइल्डहुड। क्योंकि ये जब 12 साल के थे तब जब इन्होंने ये पोएट्री लिखी थी तो उस टाइम पे इनको उतना नॉलेज नहीं था कि ये क्या लिख रहे हैं। लेकिन जब बाद में लोगों ने इनके इस पोइट्री को पढ़ा तो देखा कि इसमें कितना एसेंस है, कितनी खूबसूरती है और कितना मैच्योरली इस पोएम को लिखा गया है। तो फिर जा कर के इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में और बाकी सारे लैंग्वेजेस में, और ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम बन गया। इनके कुछ फेमस वर्क्स भी हैं, जैसे द मैसेंजर, द थीफ। लेकिन इनका लाइफ बहुत स्केची है। जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन पोएट और राइटर रहते थे तो उनके लाइफ का डिटेल हमें बहुत इजीली मिल जाता है। लेकिन ये एक नॉर्वेजियन पोएट थे, इसीलिए इनके लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ किसी को नहीं पता है, ना ही आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि इनका लाइफ जो है कि बहुत ज़्यादा स्केची रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल किसी को नहीं पता है इनके लाइफ के बारे में। ओके, तो लेट्स गेट टू द समरी। थोड़ा सा कुछ समरी देखते हैं चाइल्डहुड के बारे में कि आखिर इसमें जो पोएट ने लिखा किस बारे में। तो आपको जैसे कि चाइल्डहुड जो टाइटल है उससे ही पता चल रहा है कि बचपन के बारे में। ठीक है, एक्चुअली ये पोएट बचपन के बारे में नहीं है। पोएट इसमें 2 सवाल करते हैं कि उनका बचपन जो है वो कहाँ खो गया। ठीक है, कब खो गया, पहला सवाल व्हेन, कब खो गया, दूसरा कहाँ खो गया। ठीक है, ये पूरा जो पोएट है, इस पोएम है, ये इसी पे रिवॉल्व करता है, इसी 2 क्वेश्चन पे रिवॉल्व करता है कि इनका जो चाइल्डहुड है वो कब खो गया और कहाँ खो गया। ठीक है, ये अपने आप से सवाल कर रहे हैं। इस पोएम का बेसिक थीम है, सबसे पहले है तो चाइल्डहुड, ऑब्वियसली, क्योंकि इनका चाइल्डहुड खो चुका है और ये उसको ढूंढ रहे हैं। दूसरा इंडिविजुअलिटी, third theme is rationalism, and fourth is hypocrisy. Okay, so basically ये 4 मेन थीम को डील कर रहा है ये पोम। सबसे पहला चाइल्डहुड है कि उनका चाइल्डहुड कब खो गया और कहाँ खो गया, और एग्जैक्ट वो टाइम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड है आखिर किस उम्र में उन्होंने अपना चाइल्डहुड खो दिया, उनका इनोसेंस कब खो गया, कहाँ खो गया। दूसरा इंडिविजुअलिटी, वो अपने चाइल्डहुड के खोने के इंसिडेंट को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं इंडिविजुअलिटी से। इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है आप में जब समझ आ जाती है, आप अपने से सोचने लगते हो, जब आपका अपना थॉट होता है, जब आपका अपना माइंडसेट होता है, आपको सही गलत की पहचान हो जाती है, तो उसको इंडिविजुअलिटी कहते हैं। एक इंसान का अपना एक पहचान होना, उसको इंडिविजुअलिटी कहते हैं। देन रैशनलिज्म का मतलब होता है सही गलत की पहचान। जब आप लॉजिकली सोचने लगते हो, एक इंसान में या एक इंडिविजुअल में जब ये मैच्योरिटी आ जाती है, जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो पहचानने लगे कि क्या सही है और क्या गलत है, इतना करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, उसको लॉजिकली सोचना बोलते हैं, प्रैक्टिकल हो जाना, तो उसको रैशनलिज्म कहते हैं। और हिपोक्रेसी, जब वो दुनिया भर के चीज़ों को देखने लगता है कि लोग बातें कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं, यानी कि डबल फेस्ड, हिपोक्रेसी उसे कहते हैं। तो ये बेसिकली ये 4 थीम को ये पोम डील कर रहा है। और ये पोम हमारा जो है वो 4 स्टैंजाज में भी डिवाइडेड है।
हर एक स्टैंजा में हम लोग एक एक थीम को डील करते हुए देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोम. Our first line of the poem is, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? पोइट अपने आप से सवाल करते हैं, when did my childhood go? मेरा चाइल्डहुड कब खो गया? Was it the day I ceased to be 11? क्या वो दिन था जिस दिन मैं 11 साल का था? मैंने आपको याद करो बताया कि ये जो पोम है ये पोएट ने कब लिखा, जब वो 12 साल के थे. तो 11 साल के होने के बाद, 11 साल एक ऐसा एज होता है जब एक कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा वो अपनी टीनेज को हिट करता है. ठीक है, टीनेज में एंटर करता है. उस टाइम पे एडोलसेंट प्यूबर्टी हिट करती है उसको. उसमें सही गलत या दुनिया भर की चीज़ें, उसको नई नई चीज़ें समझ आने लगती हैं. दुनिया उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है उस टाइम पे. लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर उस टाइम पे आप बन गए तो बन गए, बिगड़ गए तो बिगड़ गए. ये एक ऐसा एज होता है. ठीक है, और जनरली जो बॉडी में भी बायोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं. तो इसीलिए ये पोएट अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या वो दिन था जिस दिन मेरा चाइल्डहुड कब खो गया? क्या वो दिन था वो जिस दिन मैं 11 साल का हो गया था? ठीक है, सीज्ड का मतलब कम टू एन एंड. ये जो वर्ड है सीज्ड, CEASED, सीज मीन्स कम टू एन एंड, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना. ठीक है, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसको सीज होना कहते हैं, सीज्ड हो जाना. ओके, तो वो अपने आप से सवाल करते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द डे व्हेन आई सीज टू बी 11? क्या ये वो दिन था जिस दिन मैं 11 साल का हो गया था? तो 12 साल की उम्र में उनको इतनी मैच्योरिटी आ गई थी कि उन्होंने ये पोएम लिख दिया. तो आप में मैच्योरिटी आ गई मतलब आपका चाइल्डहुड ख़त्म हो गया. चाइल्डहुड को वैसे भी लोग गोल्डन पीरियड कहते हैं. गोल्डन पीरियड का मतलब वो एक ऐसा समय होता है जब बच्चे को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है, ना उसको सही गलत पता होता, वो मनमानी चीज़ें करता है, बिना किसी छल कपट के हर चीज़ को बिना सोचे समझे करता है. उसमें ना सही गलत की पहचान होती है, ना अच्छे बुरे की समझ होती है, ना उसको किसी चीज़ को बहुत नाप तोल के नहीं करता है कि ये करने में मेरा फ़ायदा है, ये करने में मेरा घाटा है, ये करने से उसका नुकसान है, ये करने से मेरा फ़ायदा है. ये सारी चीज़ें उसमें नहीं होती है. तो देखा जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत फेज़ होता है चाइल्डहुड, इसलिए इसको गोल्डन एज भी बोला जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ भी बोला जाता है. शेक्सपियर ने भी अपने बहुत सारे पोएट्री में चाइल्डहुड को गोल्डन पीरियड बोला है. ठीक है, या बहुत सारे पोएट्स ने, इन्होंने भी यहाँ पे ये इसीलिए ये एग्जैक्टली 11 ईयर्स की बात कर रहे हैं कि जब वो 11 साल के हो गए थे, यानी जब उनको प्यूबर्टी हिट करती है या एडोलसन आता है, या जब वो एडोलसन के फेज़ में अपना कदम रखते हैं, तब उनका चाइल्डहुड खो गया है क्या? Was it the time I realized that heaven and hell could not be found in geography and therefore it could not be? Was it that day? अब वो बोलते हैं कि क्या ये वो दिन था? वो एक और वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हेल एंड हेवन. याद करो, हेल और हेवन हम लोग कहानियों में सुनते हैं अक्सर. अगर आप ज्योग्राफी की किताब खोल करके देखोगे तो प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है नहीं. ना स्वर्ग जैसा कुछ है, ना नर्क जैसा कुछ है, ना सही कुछ है, ना गलत कुछ है. पाप पुण्य ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लोग जैसे बोलते हैं ना कि तुम पुण्य करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम पाप करोगे तो तुमको नर्क मिलेगा. लेकिन प्रैक्टिकली ये दोनों प्लेसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ये दोनों प्लेस का प्रैक्टिकल लाइफ में, ज्योग्राफी में या रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में कोई जगह है नहीं है. ये मैप में दिखाई नहीं देते हैं ये दुनिया. तो जब तक आप बच्चे हो तब तक आप इन चीज़ों को मानते हो. आपको दादी माँ कह करके डराती है कि राक्षस आ जाएगा, भूत आ जाएगा, तो ये लोग नर्क में रहते हैं, तुम गलत काम करोगे तो तुमको नर्क मिलेगा, तुमको अच्छे काम करोगे तो भगवान आएंगे, परी आएगी, स्वर्ग से उतरेगी. दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स ये बच्चों को कहानियों में सुनाया जाता है और बच्चे उस पर यकीन भी करते हैं. लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी कि मैच्योर हो जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों पे बिलीव करना बंद कर देते हैं. यानी हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग से ख़त्म हो जाता है. तो कब ख़त्म हो जाता है? जब वो मैच्योर हो जाता है, यानी कि उसका चाइल्डहुड ख़त्म हो गया है. अब वो बच्चा नहीं रहा. तो इसी बात को वो रियलाइज़ करते हैं कि क्या शायद ये वो दिन होगा जिस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि हेल और हेवन ये दो चीज़ें
मेरी ज्योग्राफी की बुक में तो है ही नहीं, ये ज्योग्राफी की बुक में तो दिखाई ही नहीं देते हैं ये दो चीज़ें। तो ये चीज़ जिस दिन मुझे समझ आई होगी शायद ये वो दिन होगा जिस दिन मेरा चाइल्डहुड खो गया होगा। और वो फिर से उस लाइन को रिपीट करते हैं, could not be found in geography and therefore could not be, और हो भी नहीं सकता है। Was that the day, क्या ये वही दिन था? When, second stanza, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? अब यहाँ पे हिपोक्रेसी की बात की जा रही है। दिस थीम, फर्स्ट थीम को हमने डील कर लिया कि वो चाइल्डहुड कहाँ खो गया, ये उसकी बात कर रहे हैं, बार बार अपने आप से सवाल भी करते हैं। दूसरा, वो हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो पूछते हैं, अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या ये वो दिन था जिस दिन मुझे समझ आ गया कि जो अडल्ट्स होते हैं, अडल्ट्स यानी कि जो हमसे बड़े हैं, जो अडल्ट यानी कि 22 to 30-40 ईयर्स के या 40 to 45, ठीक है, 50 ईयर्स तक के लोगों को अडल्ट कहते हैं। ऑलराइट, तो जो अडल्ट होते हैं वो जो चीज़ें बोलते हैं और जो चीज़ें करते हैं वो सेम नहीं होती हैं। पोएट को अब ये भी समझ में आने लगा था, एक एज के बाद पोएट के लाइफ में एक ऐसा फेज़ था जब पोएट ये समझने लगे थे कि जो हमारे बड़े हैं या उनके जो बड़े थे वो जो चीज़ों को उनको बताते थे वो चीज़ें वो खुद नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो हिपोक्रेसी को डील किया जा रहा है, यानी डबल फेस को डील किया जा रहा है, ठीक है, जिसका डबल फेस होता है, डबल साइडेड होते हैं कि बातें कुछ और काम कुछ और। वैसे लोगों को क्या कहते हैं, हिपोक्रेट कहते हैं, और उस नेचर को हिपोक्रेसी बोला जाता है। तो पोएट खुद इस बात का क्या कर रहे हैं, अपने आप को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन मुझे ये बात समझ आई थी, या मैं जिस एज में था जब मुझे ये बात समझ आने लगी थी कि हमारे बड़े जो चीज़ें हमें बोलते हैं और वो चीज़ें वो खुद नहीं करते, क्या शायद ये वो दिन होगा जिस दिन मेरा चाइल्डहुड खो गया होगा। हमारे यहाँ पे भी देखो क्या होता है कि हमारे बड़े हम लोगों को सिखाते हैं, बेटा चॉकलेट लाए हो या कुछ भी लाए हो तो बांट कर खाओ, है ना, अपने भाई बहन के साथ बांटो, अकेले नहीं खाना चाहिए, ज़िद नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन जब बात उनकी आती है तो आप कई घरों में देखोगे कि प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो रही है, एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता है, उनमें कितना मन मुटाव है, ठीक है। तो वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि मिल बांट करके खाओ, और ख़ुद अपने भाई बहन में लड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग अडल्ट हैं, ठीक है। तो अडल्ट यहाँ बच्चा तो देख रहा है ना, पोएट्स देख रहे हैं ये चीज़ कि मेरे जो अडल्ट है वो बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, यानी कि वो हिपोक्रेट हैं, ठीक है, वो सही नहीं हैं। शायद जिस दिन ये मुझे रियलाइज़ हो गया वही दिन था जिस दिन मेरा चाइल्डहुड खो गया था। लेकिन ये एक सवाल है, इसमें भी उनको आंसर अभी तक मिला नहीं है, वो अभी भी अपने आप से सवाल ही कर रहे हैं। All they seem to be, they talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? वो लोग प्यार की बातें तो करते हैं, प्यार से रहने की बातें करते हैं। प्रीच का मतलब ज्ञान देना, एक वर्ड है प्रीच। प्रीच का मतलब होता है बातें करना, ज्ञान की बातें किसी को बताना, ठीक है। जैसे जो बाबा होते हैं, जो स्वामी जी लोग होते हैं, वो लोग प्रीचिंग्स देते हैं, जैसे बुद्धा और महावीर, ये लोग सब प्रीचिंग्स देते थे अपने डिसाइपल, अपने चेलों को, या उनके जो फॉलोअर्स होते थे उनको ये सारी लाइफ की बातें सिखाते थे, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, सारी चीज़ें। तो वो लोग उसको खुद फॉलो भी करते थे। लेकिन यहाँ जो हमारे अडल्ट्स हैं वो जो चीज़ें सिखाते हैं, जिन प्यार की बातों का वो बखान करते हैं कि अपने भाई बहन के साथ या अपनी फैमिली के साथ मिलजुल के रहो, या बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वो खुद आपको बहुत सारे ऐसे घरों में होता है कि वो अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन वो अपने बच्चों से चाहते हैं कि उनको वो रेस्पेक्ट मिले। तो बच्चे कहाँ से सीखते हैं, अपने अडल्ट को देख करके सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट उसी क्वेश्चन, वहाँ पे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे जो अडल्ट्स हैं वो जितनी बातें करते हैं, प्यार करने की बातें या प्यार बांटने की बातें, तो वो सारी क्या है, खोखली हैं, उनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ दिखावा है, बस वो इट सीम टू बी, है ना, वो बस दिखावा है, ऐसा लगता है, ये सारी बातें रियल नहीं हैं। और ये पोएट को अब समझ आने लगा है कि हमारे अडल्ट्स जो हैं वो सिर्फ खोखली बातें करते हैं, वो हिपोक्रेट है, क्योंकि उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो खुद वैसे एक्ट नहीं कर रहे हैं ना। जब तक बच्चे को प्रैक्टिकल नहीं दिखेगा कोई चीज़ तो उस चीज़ को मानेगा कैसे, इसलिए उसमें प्रैक्टिकलिटी होनी बहुत ज़रूरी है।
जो बात आप बोलते हैं बच्चे को उसको प्रूव करके दिखाना होता है कि हाँ ये देखो ऐसा होता है. ऑलराइट, नाउ थर्ड स्टैंजा. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? To use whichever way I choose. Now देखो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है थर्ड स्टैंजा में. थर्ड स्टैंजा में इंडिविजुअलिटी की बात पोइट कैसे कर रहे हैं? पोइट पूछ रहे हैं, अपने आप से सवाल कर रहे हैं. When did my childhood go? मेरा चाइल्डहुड कहाँ खो गया? Was it when I found my mind? क्या ये वो दिन था जिस दिन मैंने ढूंढा कि मेरे पास भी दिमाग है? इट वॉज माई माइंड, मेरे पास भी दिमाग है. एंड वॉज रियली माइंड, वो दिमाग मेरा ही है. ठीक है, माइंड तो है लेकिन वो दिमाग मेरा ही है का कहने का मतलब उनके पास अपने सोचने की शक्ति है, वो खुद से सोच सकते हैं, उनके पास अपना थॉट है, उनके पास भी अपने आंसर्स हैं. वो किसी सवाल के लिए, जैसे बच्चे क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने बड़ों में ढूंढते हैं या तुरंत जाते हैं कहीं और पूछने के लिए, इसका क्या होगा, ये कैसे होगा, दुनिया गोल कैसे घूमती है ना, समंदर का पानी नमकीन क्यों होता है. तो हर चीज़ के लिए क्या वो बड़ों के पास या किसी और के पास आंसर के लिए भागते हैं. लेकिन यहाँ पोएट, एक समय तो ऐसा आता है जब हम लोग आंसर के लिए हर किसी के पास नहीं भागते, हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं. यानी कि कब लगाते हैं? जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, हमारे में मैच्योरिटी आ जाती है, जब हम बड़े हो जाते हैं. तो बड़े हो गए मतलब इनोसेंस खो गया, चाइल्डहुड खो गया. तो ये जब आपका थॉट प्रोसेस आने लगता है, जब आप सोचने लगते हो, आप में आपकी सोच आ गई है, आपका खुद का दिमाग चलने लगा है, मतलब आप इंडिविजुअल हो गए हो, आपका भी एक ओपिनियन है. ठीक है, आपकी अपनी आवाज़ है, आपकी अपनी सोच है. ठीक है, तो उसको इंडिविजुअलिटी कहते हैं. एक इंसान की अपनी आवाज़, अपनी सोच, अपना विचार होना, उसको बोलते हैं इंडिविजुअलिटी होना. ये नहीं कि जो अगला बोल दिया उसको मान लिया, वो इंडिविजुअलिटी नहीं होती है. फिर आप भेड़ चाल में चल रहे हो, जो उसने बोल दिया वही मैंने किया, वो इंडिविजुअलिटी नहीं है. आपका अपना ओपिनियन होना, आपके विचार, आपका थॉट, सही गलत हर चीज़ पे आपका एक स्टैंड होना चाहिए. आपको उस पर खड़ा होना है. यानी कि आप बोल रहे हो जिस चीज़ को, तो आपको करके दिखाना है कि हाँ ये मैंने बोला है, ये मेरी बात में कोई वज़न है, उसको कहते हैं इंडिविजुअलिटी. ऑलराइट, तो पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि जिस दिन मुझे समझ में आया कि मेरे पास भी दिमाग है, मेरे भी अपने थॉट्स हैं, वो सच में मेरे हैं, तो शायद वो दिन था जिस दिन मेरा चाइल्डहुड खो गया. टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, मैं उस दिमाग को जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ. विच एवर वे आई चूज़, एक हो, मैंने बोला ना कि भेड़ चाल में नहीं चलना, जिसने बोल दिया तो आप उसके हिसाब से चलने लगे, वो इंडिविजुअलिटी नहीं है. जब आपका अपना थॉट है कि नहीं, मुझे लगता है दुनिया, अगर 10 लोग भी बोल रहे हैं कि ये तुमको, यही तो तुमको करना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना है और आप नहीं करते हो, उसको कहते हैं इंडिविजुअलिटी. ठीक है, तो वो इंडिविजुअलिटी आपको किस चीज़ पे मजबूर करता है? मजबूर नहीं करता, वो आपको हिम्मत देता है कि आप सोच सको कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और जिस तरीके से करना चाहिए वो आपका अपना होगा. ठीक है, तो ये कब आता है? जब आप में इंडिविजुअलिटी होती है. तो पोएट में ये चीज़ आ गई है, इसका मतलब वो उस फेज़ की बात कर रहे हैं. Producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone was that the day. यही सेम बात जो मैंने बताई अभी कि producing thoughts, मेरे विचार आने लगे थे, that were not those of other people, और वो विचार मेरे अपने, मेरे खुद के थे, वो किसी और के नहीं थे, वो किसी और के नहीं है, अदर लोगों के नहीं है, दूसरे लोगों के विचार वो नहीं थे, वो मेरे खुद के विचार थे. And but my own and mine alone, मेरा था और सिर्फ मेरा था. Was that the day? क्या ये वही दिन था? Now moving towards the fourth stanza, हमारे आखिरी स्टैंजा पे जाते हैं. अब तक हमारे जो पोएट का सवाल था वो यहाँ था, when, कब खो गया, उनका चाइल्डहुड कब खोया. अभी तक वो डिसाइड कर रहे थे कि वो कौन सा फेज़ था. चाइल्डहुड था, इंडिविजुअलिटी थी, हिपोक्रेसी थी. जब इतना सब कुछ उन्होंने देख लिया तब खो गया था शायद. रैशनलिज्म भी तो देख ही लिया ना, रैशनलिज्म भी हमने देखा कब, जब उन्होंने ये बात बोली थर्ड स्टैंजा में, जब उन्होंने ये बात बोली कि मैंने टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, है ना, टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, मतलब सही गलत का आपको पहचान आ गया. पोएट को भी सही गलत का पहचान आ गया था. कब आ गया था? फोर्थ स्टैंजा में.
यानी कि वो एक ऐसा फेज ऑफ लाइफ था। इंडिविजुअलिटी आएगी तो रैशनलिज्म आएगा ही, है ना। इंडिविजुअलिटी आ गई, आप में खुद का दिमाग आ गया, आपके अपने थॉट्स होने लगे, आप अपने विचार प्रोड्यूस करने लगे, यानी कि आप अपना स्टैंड लेने लगे। इसका मतलब आपको समझ तो आ रहा है ना कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। तो सही गलत की सोच होना, लॉजिकल थिंकिंग होना, इसी को तो बोलते हैं रैशनलिज्म। रैशनलिज्म मीन्स लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। तो जैसे ही इंडिविजुअलिटी आई वैसे ही रैशनलिज्म आ गया। ऑलराइट, तो ये दोनों जो है वो हमारे थर्ड स्टैंजा में हमको मिल गया। अब फोर्थ स्टैंजा में जो है वो हमारे पोएट का जो क्वेश्चन है वो वेयर की तरफ डाइवर्ट होता है, ठीक है। अब तक वो ढूंढ रहे थे कि कब खोया, अब वो ढूंढ रहे हैं कहाँ खोया, ठीक है। अब वो इस सवाल का जवाब ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या पूछते हैं। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर डिड, यहाँ पे आया क्वेश्चन वेयर डिड माई चाइल्डहुड, अभी तक था व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ठीक है, मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। और अब उनका सवाल है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। ओके, इट वेंट टू some forgotten place that's hidden in an infant's face, that's all I know। पोएट कहते हैं कि शायद उनको रियलाइज़ हो गया आखिर में, जब व्हेन का सवाल कर रहे थे वो अपने आप से कि कब खो गया मेरा चाइल्डहुड, वो सवाल करते करते उनको रियलाइज़ होता है कि मैं एक सवाल ही गलत कर रहा हूँ, मेरा सवाल होना चाहिए कहाँ खो गया। और उनको लास्ट में सवाल का जवाब भी मिलता है, वो खुद ही जवाब भी देते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड है वो किसी फॉरगॉटन प्लेस में चला गया है। फॉरगॉटन प्लेस मतलब गुम हो जाना, भूल जाना, ठीक है, एक ऐसा जगह जहाँ सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ खो जाता है। और वो कहाँ होता है, इन्फेंट के फेस में। इन्फेंट का मतलब एक छोटा, न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट मीन्स न्यू बॉर्न, ठीक है। एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उसको इन्फेंट कहते हैं, जो 1 साल तक का जो बच्चा होता है, ठीक है। वो उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है, जिसको दुनिया का कोई भी आदमी जब एक पहली बार एक छोटे से बच्चे को, नए बच्चे को देखता है तो उसके चेहरे पे जो मासूमियत होती है ना, वो आपको दुनिया का हर टेंशन, हर सवाल, हर ग्रज, मतलब आपके दिल में जितने भी गिले शिकवे हैं सब वहाँ जा कर के आप पिघल जाओगे, सब भूल जाओगे, सब गुम हो जाएगा वहाँ पे जाके, ठीक है। वो उसमें इतनी मासूमियत होती है। तो दुनिया का जितना इनोसेंस आपको ढूंढना है, जितनी भी मासूमियत आपको ढूंढनी है, वो आपको यहाँ जाके मिलेगा। चाहे वो कोई भी बच्चा हो, उसके चेहरे पे आपको ये मासूमियत दिख जाएगी। तो पोएट इतने सवाल करते करते, इतना जवाब ढूंढते ढूंढते आखिर वो आकर के कहाँ रुकते हैं कि उनका चाइल्डहुड भी एक ऐसे जगह पे चला गया है, एक फॉरगॉटन प्लेस पे, जहाँ पे जो हिडन है, जो छुपा हुआ है, कहाँ पे गुम हुआ, जहाँ से खो गया, भूल गया वो, और जाके कहाँ गुम हो गया, कहाँ छुप गया, एक इन्फेंट के फेस में जाकर के छुप गया वो, ठीक है। फिर से आई एम रिपीटिंग द लाइन, इट वेंट, वो चला गया, टू सम फॉरगॉटन प्लेस, एक ऐसे गुमनाम दुनिया में चला गया, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो कहाँ छुपा हुआ है, एक इन्फेंट के चेहरे पे छुपा हुआ है, क्योंकि सारी मासूमियत यही मिलती है, ठीक है। दुनिया का सारा, वो 1 साल का जो बच्चा होता है वो इतना मासूम होता है, उसकी हर गलती माफ़ होती है, हर गलती माफ़ होती है। या मैंने बोला ना कि आप दुनिया में कितने भी थके हुए हो, कितने भी परेशान हो, अगर बच्चा अगर आपके सामने आकर के कोई अटखेलियाँ करता है, कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी हरकत करता है, उसको देख करके आप हंस देते हो, और वहाँ पे सारी थकान, सारी टेंशन सब भूल जाते हैं लोग, है ना। जितने भी मन मुटाव होते हैं किसी के साथ भी, वो सब खत्म हो जाता है कुछ देर के लिए। तो वो किससे मिलता है, वो सिर्फ एक इन्फेंट यानी न्यूबॉर्न छोटे से बच्चे के चेहरे पे मिलता है, उसके स्माइल में मिलता है। दैट्स ऑल आई नो, यानी कि उनको, पोएट को अपने सवालों का जवाब मिल गया है। बस उनको इतना ही पता है कि शायद नहीं, यहीं पे मेरा चाइल्डहुड खो गया था, और अब वो उनको ये बात समझ आ गई है, यानी कि यहाँ पे उनको रियलाइजेशन हो रहा है। उनको इस बात का रियलाइजेशन मीन्स उनको पता चल गया है, ये बात आखिरकार उनको समझ आ गई है कि यही है जो है, बस यही है, यही सवाल का मैं इतने दिनों से, इस जवाब को मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, और आखिरकार ये जवाब मुझे मिल गया है। ऑलराइट, नाउ तो ये 4 थीम थे हमारे पोम के। पहला कि चाइल्डहुड कहाँ खो गया, व्हेन एंड वेयर।
दूसरा इंडिविजुअलिटी, जब आपके पास अपना आवाज़, अपना थॉट, अपना एक सोच, अपना ओपिनियन, अपने विचार होते हैं। और वो विचार कब आता है? जब आपके पास लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, आप सही गलत की पहचान करने लगते हो, जब आपको पता होता है मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और फिर हिपोक्रेसी, यानी कि जब बड़े लोग बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं। तो ये 4 थीम थे हमारे पोम के। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस। कुछ लिटरेरी डिवाइस को जैसे हमने प्रीवियस पोम में भी डिस्कस किया था, इसमें भी कुछ कुछ लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए गए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस जो इसमें यूज़ किया गया है वो है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी लाइन को रिपीट करना। पूरे पोम में देखो 2 लाइन जो है वो कंटिन्यूसली फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा तीनों में रिपीट हुआ है। वो लाइन ये है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द डे आई सीज टू बी, सॉरी, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज दैट द डे। पहला लाइन और आखिरी लाइन। एक स्टैंजा का जो पहला लाइन है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वो फर्स्ट में भी रिपीटेड है, सेकंड में भी रिपीटेड है और थर्ड में भी रिपीटेड है। और फर्स्ट स्टैंजा का ही लास्ट लाइन, सेकंड स्टैंजा का लास्ट लाइन और थर्ड स्टैंजा का लास्ट लाइन फिर से आप देखो तो वो था वॉज दैट द डे, वॉज दैट द डे, वॉज दैट द डे। तीनों में ये लाइन को रिपीट किया गया है अगेन एंड अगेन। तो ये रिफ्रेन है, इसी को रिफ्रेन कहते हैं। ठीक है, कि रिपीटिशन ऑफ लाइन। When did my childhood go, ये आपको स्टैंजा 1, 2 एंड 3 के फर्स्ट लाइन में मिलेगा। ये तीनों का लाइन 1 है। ओके, तीनों स्टैंजा का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों स्टैंजाज का ये लाइन 1 है। और was that the day, ये जो लाइन है ये भी लास्ट लाइन है, यानी 4th और 5th लाइन है, शायद 5th लाइन ऑफ स्टैंजा 1, स्टैंजा 2 एंड स्टैंजा 3। ओके, 5th लाइन, यस, ठीक है। 5th नहीं, एक्चुअली 6th है ये। लास्ट लाइन समझो ना, किसी स्टैंजा का 6th लाइन। ठीक है, वॉज दैट द डे, वॉज दैट द डे, वॉज दैट द डे। ऑलराइट, ये तीनों स्टैंजा में फर्स्ट और लास्ट लाइन सेम है। ठीक है, इसीलिए इसको रिफ्रेन कहते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट इज राइम स्कीम, देखते हैं। देखो, राइम स्कीम का मतलब होता है, राइम का मतलब होता है फ्लो। राइम मीन्स फ्लो। ठीक है, वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, ओके, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, दैट हेल एंड हेवन, हेल एंड हेवन could be found in geography and therefore could not be, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Was that the day, शायद ये वही दिन होगा। हो भी सकता है ये वही दिन है, नहीं भी हो सकता है कि ये वो दिन है। अब में हम लोग राइम स्कीम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, राइम स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। और ये ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि
राइम स्कीम का मतलब क्या है? राइम का मतलब होता है फ्लो। जैसे आप गाना गाते हो, सपोज एक पोम लेते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो देखो, स्टार, आर, स्काई, हाई, राइम कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो राइम का मतलब होता है, ऐसे गाने में भी देखोगे कि लास्ट का जो लाइन होता है वो जनरली सेम साउंड का होता है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, गो एक साउंड है, इसको नाम दे दिए ए, ठीक है। यहाँ पे 11 अलग साउंड है, इसको नाम दे दिए बी। हेल एंड हेवन, देखो हेवन और 11 सेम साउंड कर रहा है, अगेन इसको नाम देंगे बी। सेम साउंड वालों को सेम नाम, बी बी, ठीक है। गो और जोग्राफी नहीं, हेवन 11 नहीं, जोग्राफी एक अलग हो गया साउंड, यानी कि ये सी। जोग्राफी बी, बी एंड जोग्राफी दोनों सेम साउंड कर रहा है, तो यानी कि ये भी हो गया सी। और डे, डे, गो, 11, हेवन, जोग्राफी बी किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये हो गया डी। तो यानी कि आपका राइमिंग स्कीम जो था वो बन गया ए बी बी सी सी डी, ठीक है। तो ये हमारे स्टैंजा का राइमिंग स्कीम हो गया। ऐसे ही आपको स्टैंजाज गिवन होंगे अगर एग्जाम में आपको राइमिंग स्कीम एट द मोमेंट ढूंढना होगा। किसी किसी पोम में क्या होता है कि फर्स्ट स्टैंजा टू लास्ट स्टैंजा राइमिंग स्कीम सेम होता है, लेकिन हमारे पोम में ऐसा नहीं है। फर्स्ट टू लास्ट हमारा सेम नहीं है राइमिंग स्कीम। तो हम लोग को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को मैच करना होगा कि राइमिंग स्कीम क्या है। जैसे सेकेंड स्टैंजा में जाते हैं तो ए बी सी डी, हाँ सारा अलग है। तो हमारे चाइल्डहुड पोम में क्या हो गया कि जो हमारा स्टैंजाज है वो अलग अलग है, जो हमारा राइमिंग स्कीम है अलग अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक पोम में सारे स्टैंजा में राइमिंग स्कीम सेम हो, लेकिन किसी किसी पोम में सारे स्टैंजा में राइमिंग स्कीम बिल्कुल सेम होता है। तो उस पोम का राइमिंग स्कीम आप पहले से भी याद करके जा सकते हो। अगर आपने बहुत डीपली पढ़ाई करी है तो आपको पता चल जाएगा पढ़ते पढ़ते। अगर पोम याद हो, बहुत लोग को पोम याद होता है तो उनको पता चल जाता है कि हाँ इसमें सारे स्टैंजा का राइमिंग स्कीम मेरा सेम है, तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप। अदरवाइज आप फिर फाइंड करके, आपको स्टैंजा गिवन होगा, आपको एट द मोमेंट वहाँ पे फाइंड करना होगा कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है, और उसके हिसाब से फिर आप आंसर कर सकते हो। देन हमारा थर्ड लिटरेरी डिवाइस है, वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, ध्यान दो। एंटीथेसिस ये लास्ट है। एंटीथेसिस क्या होता है, जब हमारे हम लोग बात करते हैं और दो ऑपोजिट वर्ड को सेम लाइन में यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा दो ऑपोजिट आइडियाज़ को सेम लाइन में यूज़ किया गया है, हेल एंड हेवन, ठीक है। तो ये हेल कुछ अलग ही रिप्रेजेंट करता है, हेवन कुछ अलग ही रिप्रेजेंट करता है, बुरा अच्छा, हेवन से स्वर्ग, हेल नर्क, बुरी चीज़ें ईविल, इससे गॉड, अच्छी चीज़ें नाइस थिंग्स, है ना। तो दो डिफरेंट आइडियाज़ को जब हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं तो उसको एंटीथेसिस बोला जाता है। एंटी से ऑपोजिट समझ में आता है, ठीक है। एंटी मीन्स ऑपोजिट। तो यहाँ से भी आप ये याद रख सकते हो कि हेल और हेवन दो ऑपोजिट आइडियाज़ है जिसको हमारे पोम में एक जगह पे यूज़ किया गया है। तो एंटीथेसिस भी एक लिटरेरी डिवाइस है जो इसमें यूज़ किया गया है। ऑलराइट, दिस इज़ द लास्ट वन। तो 3 लिटरेरी डिवाइस हो गया, एक रिफ्रेन, दूसरा राइम स्कीम और तीसरा एंटीथेसिस। ऑलराइट, ये 3 लिटरेरी डिवाइसेस इस पोम में जनरली यूज़ किए गए हैं। और हमारा जो पोम था वो दैट वाज चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नेटन। दैट्स ऑल। थैंक यू।